गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विधि कोचिंग क्लासेस और संकल्प करियर इंस्टीट्यूट में। प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो पार्ट 10 तक आप लोगों ने ठोस बेलन पर आधारित जितने भी सूत्र थे, जितने भी आपके इस पर सवाल बनते थे बच्चों, वो चाहे आपका रेलवे स्तर का था, चाहे वो आपका रीट का था, चाहे वो आपका सीटेट यूपीटेट, उस पर हमने लगभग सभी क्वेश्चन लगवा दिए थे बच्चों। अब बेलन का जो दूसरा पार्ट है बच्चों, वो आपका है खोखला बेलन। आपको खोखले बेलन पर सबसे पहले आपको सूत्र को जानना पड़ेगा बच्चों। हमने आपको बताया था कि जब मैं ठोस बेलन पढ़ा लूँगा, खोखला बेलन पढ़ा लूँगा, तो बच्चों आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। लेकिन आज बच्चों इस वीडियो में आप लोग खोखले बेलन पर सबसे पहले देखिए किस तरह से इसके सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे इनके सूत्र होते हैं। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है प्यारे बच्चों, उसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकाला जाता है, उसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला जाता है। सबसे बड़ी जानते हो इसमें कंपटीशन में कि उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए लोग बहुत ज़्यादा ही या तो रट नहीं पाते हैं या तो उसको समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से उसका सूत्र प्राप्त किया जाता है बच्चों। आइए हम आपको पूरी डेरिवेशन के साथ इस पार्ट को बताते हैं बच्चों। अगर आपने एक बार भी ध्यान से इसको देख लिया तो कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं प्यारे बच्चों। आइए हम खोखले बेलन पर आधारित जितने भी सूत्र हैं उस पर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर बच्चों दिखाई पड़ रहा होगा एक खोखला बेलन, हमने इस तरह से पहले ही से बना दिया बच्चों। अब इसमें आपको दो त्रिज्याएँ दिखाई पड़ रही होंगी। एक आपको देखो एक छोटा बेलन दिखाई पड़ रहा हो जो पतला बेलन दिखाई पड़ रहा होगा, और एक जो है बड़ा बेलन दिखाई पड़ रहा होगा। तो बिल्कुल बच्चों ये आपका खोखला बेलन है। खोखला बेलन का मतलब बच्चों इस तरह से होता है कि अगर मैं एक उदाहरण लूँ, जैसे ये कापी मेरे पास है, तो यहाँ पर अगर मैं एक खोखला बेलन बनाऊँ बच्चों, देखिए यहाँ पर केवल आप ध्यान देंगे कि दफ्ती के दो किनारे हैं। एक किनारा बच्चों अगर इसका केंद्र की बात करें तो केंद्र बीच में होगा, एक किनारा यहाँ पर जाएगा, यहाँ से लेकर के आखिरी सिरे यहाँ तक जाएगा, एक त्रिज्या ये हो जाएगी बच्चों। और एक त्रिज्या देख रहे हो अंदर भी एक बेलन दिखाई पड़ रहा होगा जो खोखले बेलन के रूप में होगा। ये अंदर भी एक बेलन दिखाई पड़ रहा है बच्चों, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक की है। ये या कहते सकते हो दो व्यास है बच्चों, एक व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक का और एक व्यास बच्चों अंदर। देख रहे हो आप लोग, जब दो व्यास तो दो त्रिज्याएँ होंगी। ये खोखला बेलन होगा। देख लीजिए ये इसकी मोटाई हो जाती है, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये इसकी मोटाई हो जाती है। तो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर भी जो चित्र दिखाई पड़ रहा है बच्चों वो इसी पर आधारित है। यहाँ पर देखिए दो व्यास है यानी दो त्रिज्याएँ हैं, और आप यहाँ पर खोखले बेलन की यदि कल्पना करते हो प्यारे बच्चों, बहुत आसान तरीके से इसको समझ सकते हो। इसे बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर खोखले बेलन की बात करता है, कोई भी क्वेश्चन खोखले बेलन की बात करता है तो उसकी या तो दोनों त्रिज्याओं की बात करेगा या तो एक त्रिज्या देगा, मोटाई देगा, बेलन की मोटाई करके देगा, तब भी आप जानिएगा कि खोखले बेलन की ही चर्चा कर रहा है। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कि किस तरह से इनकी दो त्रिज्याएँ यहाँ पर हम मानते कैसे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिज्या पतला बेलन दिखाई पड़ रहा होगा, इसको हम स्मॉल, चूँकि छोटा है बेलन इसको स्मॉल आर से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी बच्चों स्मॉल आर से व्यक्त किया जाएगा। और दूसरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का बच्चों देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का ये कैपिटल आर से व्यक्त किया जाएगा। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसानी के साथ आप समझोगे सूत्र को। यहाँ पर बस यही समझना। और दोनों देखो यहाँ पर दो बेलन दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ो कि एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन रखा हुआ है। तो बच्चों इसकी कल्पना आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि अगर एक हमने अभी चित्र के द्वारा बताया, आपको कापी मोड़ करके भी बताया बच्चों। देखिए यहाँ पर ये बेलन इस तरह से एक बाहरी बेलन के रूप में दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों। ये बाहरी अगर इसको मोड़ दिया जाए, सही से मुड़ जाए, ये आपको देखिए तो यहाँ पर एक आपको बाहरी बेलन दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो बाहरी दफ्ती से बना है, और एक आंतरिक बेलन देख लो यहाँ से दो बेलन। तो बिल्कुल यही चित्र बनाया गया है। और दो त्रिज्याएँ होती है, वही खोखला बेलन होता है, दो त्रिज्याओं पे आधारित होते हैं। और ऊंचाई बच्चों दोनों की एक ही होती है। देखिए यहाँ पर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी भी ऊंचाई h ही है बच्चों, उसमें कोई ऊंचाई में परिवर्तन नहीं। ऊंचाई इन दोनों की h ही होती है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा अंदर अलग ऊंचाई होगी बाहर अलग ऊंचाई होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऊंचाइयाँ दोनों की सेम होती है बच्चों, स्मॉल h से ही व्यक्त कर देते हैं। बस अगर आप इतना समझ गए कि यहाँ पर दो त्रिज्याएँ देख लो, स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक का और ये कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या, ठीक है। अब बात आती है कि यदि कभी खोखले बेलन की मोटाई की बात करें, अगर खोखले बेलन की मोटाई की बात करेगा कि खोखले बेलन की मोटाई क्या होगी, खोखले बेलन की मोटाई क्या होगी, तो आप देख सकते हैं मोटाई के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहरी त्रिज्या में से
आप आंतरिक त्रिज्या को घटा दोगे बच्चों, यही खोखले बेलन की क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। ठीक है, खोखले बेलन की जो मोटाई होगी प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर देखिए ये सूत्रों में आप समझ लीजिएगा कि खोखले बेलन की मोटाई लिख देता हूँ। खोखले बेलन की मोटाई, कितनी मोटी चद्दर लगी है ये अगर पूछता है तो बच्चों बाहरी त्रिज्या में से, आप देखिए बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटा दीजिए। ठीक है, ये आपका आर में से स्मॉल आर घटा दोगे, ये इसकी मोटाई हो जाती है। ठीक है, यही इसकी मोटाई। ठीक है बच्चों, ये देखिए इस तरह से मोटाई निकाली जाती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में मोटाई देगा, एक त्रिज्या देगा, आंतरिक त्रिज्या देगा, बाहरी त्रिज्या पूछेगा। जैसे अभी यहाँ पर अगर इसने कहा कि बाहरी त्रिज्या किसके बराबर होगी बच्चों, बाहरी त्रिज्या किसके बराबर होगी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा एकदम आसानी से, कि बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर पूछेगा और मोटाई देगा और आंतरिक त्रिज्या देगा। बाहरी त्रिज्या अगर पूछता है आर का बार, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बाहरी त्रिज्या मतलब ये बच्चों, ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की ये इसकी मोटाई है। तो आंतरिक त्रिज्या देगा, ऐसी स्थिति में आंतरिक त्रिज्या देगा, तो आंतरिक त्रिज्या में यदि उसकी मोटाई को जोड़ दोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, बाहरी त्रिज्या ही तो हो जाएगा। यानी कैपिटल आर का मान कभी भी अगर पूछता है बच्चों, तो आपको अगर मोटाई इसकी, हम मोटाई को डी नहीं हम यम मान लेते हैं बच्चों, यम, कि ये जो इसकी मोटाई है यम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो इसकी बाहरी त्रिज्या होगी बच्चों, स्मॉल आर में आप क्या करोगे, मोटाई को जोड़ दोगे। क्या करोगे, उस बेलन की मोटाई को जोड़ दोगे, चाहे आर प्लस आप यहाँ पर यम करके लिख दो तो भी समझ में, यम का मतलब मोटाई हो गया। ठीक है, दूसरी बात, यदि आंतरिक त्रिज्या पूछता बच्चों तब बाहरी त्रिज्या देगा। आंतरिक त्रिज्या अगर पूछता है, आंतरिक त्रिज्या पूछता है बच्चों, स्मॉल आर पूछता है, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल आर देगा, कैपिटल आर देगा और इसके बाद मोटाई देगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर में से प्यारे बच्चों देखिए अगर आंतरिक त्रिज्या निकालना है तो आपको कैपिटल आर यानी बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। यानी कैपिटल आर माइनस बच्चों मोटाई कर देनी है। ठीक है, उस बेलन की मोटाई यानी आर माइनस यम हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये आपका बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको कुछ सवाल में आता है तो आप करते तो यही हो, लेकिन एक बार सावधानी से देख लीजिए कि किस तरह से हम, अगर मोटाई दिया है, आंतरिक त्रिज्या दिया है तो भी बाहरी त्रिज्या निकाल सकते हैं। यदि बाहरी त्रिज्या दिया गया है और मोटाई दी गई तो आंतरिक त्रिज्या कैसे निकाल सकते हैं, ये बातें आप देखिए यहाँ पर हमने सूत्रों के द्वारा आपको बता दिया। प्यारे बच्चों, आइए हम इसके जो मुख्य भाग जो आपके कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों उस पर चलते हैं। जैसे इसके आयतन की चर्चा करता है, कि इसके आयतन की बात करता है, आयतन क्या होता है इस खोखले बेलन का। प्यारे बच्चों, खोखले बेलन का जो आयतन होगा, आयतन मतलब ये जो इसकी मोटाई होती है बच्चों, ये अगर मैं कह दूँ अगर ये लोहे का होता, ये खोखला बेलन अगर ये लोहे का होता तो लोहे का मतलब बीच में खाली होता और बाकी किनारे किनारे ठोसा एकदम ठोस होता, एकदम ठोस होता। तो ऐसी स्थिति में आपसे अगर उसका आयतन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो उसका आयतन मतलब जितने मोटाई का ऊपर से लेकर के नीचे तक है। जैसे मैं यहाँ पर ये आप देखिए इस तरह से आप देखिए समझिएगा, अब इस तरह से अगर ये एक लोहे का बना होता बच्चों, जो ये कागज़ आप देख रहे हो, कागज़ जो लगा हुआ है, तो अगर इसके आयतन की बात करता है तो आयतन की बात मतलब बच्चों यही होती है। क्या होता है, ये जो मोटाई वाला भाग इसका गोलाकार है, इसी खोखले गोलेकार की बात ही करता हूँ। ठीक है, जब ये आयतन की बात होता तो मतलब ये कितना लोहा लगा है, कितना लोहा लगा है, तो वो कितना प्लास्टिक लगा है जिस चीज़ से ठोस बना हुआ है। तो बच्चों यही केवल हमको इसके आयतन का मतलब ये जो मोटाई दिखाई पड़ रही है, इसी से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक कितना होगा ये निकालना होता है हमको। जैसे अभी खोखला अगर एकदम गिलास है, उसका कितना आयतन है, तो हमको केवल अंदर कितना पानी आ सकता है उसके आयतन की चर्चा करता है। लेकिन अगर एक खोखले बेलन की बात करेगा प्यारे बच्चों, एक खोखले बेलन की बात करेगा, तो खोखले बेलन का मतलब बच्चों ये होगा। खोखले बेलन का आयतन का मतलब बच्चों इसके अंदर इस भाग से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, हमको इसके इस मोटाई वाले भाग से लेना होता है, जो कि बेलनाकार ये भी है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो आते हैं कि इसका आयतन कैसे निकाला जाता है। एक खोखले बेलन के आयतन की बात करें बच्चों, खोखले बेलन का आयतन बिल्कुल आसानी के साथ आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। खोखले बेलन का आयतन कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए आप क्या करो, पहले बाहरी त्रिज्या लेकर के बाहरी आयतन निकाल लो, बाहरी त्रिज्या लेकर के बाहरी आयतन निकालो प्यारे बच्चों। जैसे ये बाहरी त्रिज्या ले लो, बाहरी आयतन निकाल लो। जब बाहरी त्रिज्या लेकर के बाहरी आयतन निकालोगे प्यारे बच्चों, वो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा भाग देख लीजिए,
ये पूरे बाहरी भाग का आयतन आएगा। और फिर इसके बाद एक बार आंतरिक त्रिज्या ले दो, आंतरिक त्रिज्या ले लो, आंतरिक त्रिज्या से आयतन निकाल लो। फिर बाहरी त्रिज्या के आयतन में से आंतरिक त्रिज्या के आयतन को यदि बच्चों घटा दोगे तो केवल ये मोटाई वाला आयतन रह जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से लगा सकते हो प्यारे बच्चों कि यहाँ पर देखिए आप क्या करिए, ऊंचाई तो सबके साथ वही है। आप एक काम करो, पहले बाहरी त्रिज्या के जो बाहरी त्रिज्या है उसके और ऊंचाई h लेकर के आप पहले बाहरी त्रिज्या के बेलन का आयतन निकालिए, फिर आंतरिक त्रिज्या के आयतन बेलन का आयतन निकालिए, फिर बाहरी त्रिज्या के आयतन में से आंतरिक त्रिज्या के आयतन को क्या करिए बच्चों, घटा दीजिए। तो वो आपका खोखले बेलन का जितना भाग ठोस होगा वो जो बेलनाकार भाग होगा उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान से आप समझ सकते हो। कहने का मतलब आपको इतना करना है कि आपको मालूम है, आपने इससे पहले ठोस बेलन को पढ़ा था कि एक ठोस बेलन का जो प्यारे बच्चों आयतन होता है सूत्र पाई r स्क्वायर h, यानी पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई उस बेलन की। यहाँ पर भी यही करना है, लेकिन आपको करना क्या है कि बाहरी त्रिज्या के आयतन में से आंतरिक त्रिज्या के आयतन को क्या करना बच्चों, घटा देना है। क्लियर है, ऊंचाई सबके साथ हुई रहेगी, कॉमन ले सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पे पाई कॉमन हो गया, ब्रैकेट में r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, h भी कॉमन है, h इधर की निकल लो। अब आप इसको चाहे इस रूप में ही लिखे रहो, चाहे ऐसे लिखे रहो, चाहे यहाँ वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पाई r प्लस r बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, r माइनस r हो जाएगा और गुणे h हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, चाहे आप इस तरह रटो चाहे ऐसे रटो, आसान। और चाहे डायरेक्ट आप पहले बाहरी त्रिज्या के आयतन निकालो फिर आंतरिक त्रिज्या का आयतन निकालो, घटा दो बच्चों, तब भी आ जाएगा। उस खोखले जो ठोस भाग होगा खोखले बेलन का, उसका जो बेलनाकार भाग होगा उसका आयतन आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, अगर आपको आयतन समझ में आ गए बच्चों तो इसके वक्र पृष्ठ की बात कर लेते हैं कि इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है। बच्चों वक्र पृष्ठ की बात करें तो एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ देख लो, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, बिल्कुल बच्चों मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, एकदम ऐसा कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि हमने एक ठोस बेलन के लिए जब उसके वक्र पृष्ठ की बात होती तो क्या कल्पना करते थे, और जब एक आपका खोखला बेलन आ गया उसके संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ की बात होगी तो कैसे हम इस चीज़ को बच्चों अनुभव करते, कैसे हम देख करके इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर इसके वक्र पृष्ठ की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, वक्र पृष्ठ की बात करूँ तो आप बताइए कितने वक्र पृष्ठ होंगे, इस खोखले बेलन के कितने वक्र पृष्ठ होंगे, ये देखो बताओ। ठीक है, ये देखो एक वक्र पृष्ठ ही है प्यारे बच्चों और एक वक्र पृष्ठ ही है। ठीक है, एक वक्र पृष्ठ ही है, दो वक्र पृष्ठ है बच्चों, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ है, एक बाहरी वक्र पृष्ठ। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि वक्र पृष्ठ मतलब ये बच्चों, ये आपके केवल ठोस बेलन की बात हो रही थी तब वहाँ पे था, लेकिन जब एक खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ की बात होती है प्यारे बच्चों तो देख लीजिए दो वक्र पृष्ठ यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक यहाँ पर बाहरी त्रिज्या से जो बाहरी वक्र पृष्ठ बन रहा है ये, और एक आंतरिक त्रिज्या से जो आंतरिक वक्र पृष्ठ बनेगा ये, दोनों को जोड़ दोगे बच्चों पूरे खोखले बेलन का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं इसके वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग में चलना चाहिए वक्र पृष्ठ मतलब यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं तो दो वक्र पृष्ठ निकालने पड़ेंगे, एक बाहरी त्रिज्या से बाहरी वक्र पृष्ठ निकालोगे प्यारे बच्चों और एक आंतरिक त्रिज्या से इसके आंतरिक वक्र पृष्ठ को निकालोगे, जोड़ दोगे पूरे खोखले बेलन का बच्चों ये वक्र पृष्ठ आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा। तो आपको मालूम है एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों, वीडियो पुराने वीडियो में यानी आपने पिछले वाले जो टॉपिक पढ़ाए गए थे ठोस बेलन उसमें आपको बताया गया था बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, याद है, याद है 2 पाई r h, बिल्कुल आप इसमें भी प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों। इसका क्या होता है बच्चों, बस यहाँ पर दो त्रिज्याएं हैं तो दो वक्र पृष्ठ बनेगा, एक आंतरिक बनेगा एक बाहरी, दोनों को जोड़ देना क्योंकि उसने कहा कि वक्र पृष्ठ कितने हैं, यहाँ पर इसका मतलब क्या खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ ये हो गया। तो यहाँ पर वक्र पृष्ठ की बात करें या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करें प्यारे बच्चों दोनों बातें एक ही होंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई r h, ये जानते हो ये एक बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो त्रिज्याओं वाला बेलन है अर्थात खोखला बेलन है तो इसका वक्र पृष्ठ बच्चों एक आंतरिक भी होगा, इसको ऐड कर देना पड़ेगा 2 पाई r h और 2 पाई स्मॉल r h रहेगा। कॉमन ले लो बच्चों, ये कॉमन हो जाएगा तो 2 पाई r कॉमन है। ठीक है, r नहीं बच्चों h कॉमन होगा तो r को ब्रैकेट में आप r प्लस
आर रख सकते हो, गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये क्या आ गया, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक है बच्चों, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। आते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पर। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आशा करूंगा आपको वक्र पृष्ठ समझ में आ गया होगा बच्चों। वक्र संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो बच्चों यही आपको तब भी समझना है। अब आते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सूत्र है, इसको रटना भी कहीं ना कहीं आपको आसान हो जाएगा तब जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लोगे चित्रों के द्वारा। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैं बात करूँ अगर कि यहाँ पर इसके संपूर्ण पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ शामिल जरूर होगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही प्यारे बच्चों, तो ये दोनों पृष्ठ जरूर शामिल होंगे। देखो कौन सा, जो हमने पिछला बताया आपको, एक तो बाहरी पृष्ठ शामिल ही होगा, बाहरी पृष्ठ शामिल होगा, एक आंतरिक पृष्ठ शामिल होगा। संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो बच्चों ये देखो, ये भाग भी शामिल होगा। यहाँ पर जो मोटा वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये मोटा वाला भाग दिखाई पड़ रहा है, ये मोटा वाला भाग भी शामिल होगा। यहाँ पर लोग यहीं पर गलती करते हैं बच्चों कि इसके संपूर्ण पृष्ठ में ये चीज़ नहीं समझ पाते क्या करा जाए। बिल्कुल आसानी के साथ बच्चों समझ सकते हो। संपूर्ण पृष्ठ में इसके ये दोनों तरफ सेम टू सेम यही दोनों तरफ रहता है, इसलिए एक तरफ निकालो दुगना कर दो आ जाएगा। तो मैं एक तरफ ही बता देता हूँ कैसे हमको, ये जो आप देख रहे हो ये प्लेन दिखाई पड़ रहा है, ये देख रहे हो, ये भाग कैसे निकाला जाता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है बच्चों। अगर ये ठोस होता तब तो पाई आर स्क्वायर, जैसे आप सूत्र जानते हो, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि वृत्त के रूप में होता है। लेकिन ये बच्चों एक खोखला वृत्त है, तो ऐसी स्थिति में इसका कैसे क्षेत्रफल, ये भाग कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप, अगर ध्यान देंगे तो ये भाग, अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकाला, जहाँ पर उंगली मेरी चल रही बच्चों, अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो दो त्रिज्याओं का सामना करना पड़ेगा। एक तो आप क्या करिए, एक बाहरी त्रिज्या से आप बाहरी क्षेत्रफल निकाल लो, तो उसमें संपूर्ण भाग आ जाएगा, इतना पूरा भाग आ जाएगा। ठीक है, बाहरी त्रिज्या से आप क्या करो, इसका क्षेत्रफल निकाल लो। जब बाहरी त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालोगे प्यारे बच्चों, तो आप देखना ये कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और एक बार आंतरिक त्रिज्या से आप क्षेत्रफल निकाल लो, तो आंतरिक त्रिज्या से जब क्षेत्रफल निकालोगे बच्चों, जो खोखला भाग दिखाई पड़ रहा वो भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर क्या करोगे, आप बाहरी त्रिज्या के क्षेत्रफल में से आंतरिक त्रिज्या के क्षेत्रफल को क्या कर दो, माइनस कर दो। जब बाहरी त्रिज्या के क्षेत्रफल में से आप आंतरिक त्रिज्या के क्षेत्रफल को घटा दोगे बच्चों, तो केवल ये जो उंगली जिस पे चल रही है उस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्योंकि ये भाग जैसे ही वक्र पृष्ठों में जुड़ेगा वैसे इस खोखले बेलन का क्या आ जाएगा बच्चों, वो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। आइए देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर जो मैंने चित्र बनाया है, यहाँ पर समझिए। यहाँ पर देख लो, हमको ये क्षेत्रफल अगर निकालना होगा बच्चों, ये क्षेत्रफल निकालना होगा। ये देखिए इस तरह से ये क्षेत्रफल सेम ऊपर भी वैसे ही होगा बच्चों। आप इसमें पहले इस क्षेत्रफल को निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है बच्चों, कुछ एकदम कठिन नहीं है। यहाँ से आप क्या करिए, बाहरी त्रिज्या जो वृत्ताकार भाग है, जैसे अब यहाँ पर इसका एक अतिरिक्त मैं चित्र बना दूँ, ऐसे अगर बना दूँ बच्चों, अगर मेरा ये भाग, इतना भाग अगर ठोस है प्यारे बच्चों, ये भाग ठोस है और इसी ठोस भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और दो त्रिज्याएँ हैं, एक बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर और एक स्मॉल त्रिज्या। ठीक है, अब अगर मैं कह दूँ बच्चों ये क्षेत्रफल निकालो, ये क्षेत्रफल निकालो, तो इस क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे बताओ। बिल्कुल इसको समझिए, आप कैसे निकालोगे, दोनों तरफ, नीचे भी ऐसे होगा ऊपर भी ऐसे होगा। अगर हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना बच्चों, क्योंकि यही ठोस भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक बार बड़ी त्रिज्या से हम बड़े क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं, पूरा क्षेत्रफल, ये टोटल का टोटल आ जाएगा, ये टोटल का टोटल अगर हम बड़ी त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालते तो क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। और एक बार आंतरिक त्रिज्या से हम आंतरिक क्षेत्रफल निकालते हैं, ये क्षेत्रफल निकालते हैं ये भाग का। और जब हम बाहरी त्रिज्या के क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल में से आंतरिक त्रिज्या के क्षेत्रफल को क्या कर दें, घटा दें बच्चों। जब घटा देंगे, देखिए यहाँ पर जब इस भाग को हम घटा देंगे तो कौन सा भाग बचेगा, ध्यान दीजिए कौन सा भाग बचेगा। हम पूरे क्षेत्रफल में से अगर ये भाग वाला क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारा ये जो ठोस वाला भाग होगा वही तो क्षेत्रफल आएगा बच्चों, बस निकल गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। बिल्कुल आसान से आप समझ गए होंगे, ये नीचे वाले भाग की बात हो रही है। तो और यही जो जब इसका क्षेत्रफल आ गया तो वक्र पृष्ठ में जोड़ दो बच्चों, यानी संपूर्ण पृष्ठ का मतलब बच्चों क्या, कि उसी बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ में, यानी जो आया था बच्चों खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ में, देखिए खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या कर दो बच्चों, वक्र
पृष्ठ में क्या कर दो बच्चों, जोड़ दो। किसको? वृत्तीय आधार के क्षेत्रफलों को, वृत्तीय आधार पे क्षेत्रफलों को, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ये। और वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल आपने निकाला बच्चों, ये आपका, ये वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल है बच्चों। ये देखिए खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ में आप वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल को क्या करिए, जोड़ दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। और आपको मालूम है इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकाला गया था? एक बार कैपिटल आर, कैपिटल त्रिज्या लेकर के, एक बार स्मॉल त्रिज्या लेकर के आपने जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते वैसे करना था। एक अतिरिक्त चीज़ बच्चों यही आया, जो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, यही समझना जरूरी था कि हमको इस भाग का क्षेत्रफल, जो आधार का क्षेत्रफल निकालना है, जो ये ठोस वाला भाग है, ये कैसे निकलेगा बच्चों। हमने डायरेक्ट देखो यहाँ पर अलग से एक वृत्त, दो वृत्त बना करके किस तरह से एक इसका क्षेत्रफल निकाला, ये ठोस भाग का। जैसे वलय का क्षेत्रफल होता है बच्चों, वलय कैसे, रिंग, रिंग कह सकते हो, रिंग होता है, रिंग में ऐसे ही होता है। और या फिर एक जो आपकी मिठाई आती है, कौन सी आती है, ऐसे ही होती है, बिल्कुल ऐसे ही होती है बच्चों, बीच में एकदम खाली रहता है। और यहाँ पर आपका बालूशाही देखे होंगे, ये इस तरह की ठोस होती है। जितने भाग में ये इसका मीठापन वाला भाग होता है जो ठोस होगा है, यही बच्चों, यही भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बिल्कुल बालूशाही की आकृति का है, जिसको रिंग या वलय कहते हैं। अब अगर इस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना था बच्चों, क्या करना हमने क्या किया, हमने बाहरी त्रिज्या में के क्षेत्रफल में से आंतरिक त्रिज्या के क्षेत्रफल घटा दिया, यही आ गया बच्चों, यही वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल आ गया। यही चूंकि दोनों तरफ रहेगा, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा। अब क्या करना है, यही वक्र पृष्ठ में जोड़ देना है, वक्र पृष्ठ में जोड़ दिए, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, इसको मैं फिर से अभी लिख देता हूँ, फिर आप देखिए इस तरह करेंगे इसको। ये आप चाहे इसे लिख सकते हैं 2 पाई, ये लिख देता हूँ 2 पाई r प्लस r इंटू एच बच्चों, ये वक्र पृष्ठ था, प्लस 2 गुना पाई r स्क्वायर में से बच्चों, यहाँ पर देखिए पाई r स्क्वायर में से आपको 2 पाई r स्मॉल स्क्वायर को घटा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कॉमन, इसको ऐसे रहने दो, 2 पाई रहने दो बच्चों, r प्लस r हो जाएगा, ठीक है एच। और यहाँ पर 2 पाई बच्चों कॉमन है, r स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तो चाहे आप एक गुणनखंड करके इनका सूत्र निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ नीचे दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आप क्या करिए, यहाँ वर्गांतर का फार्मूला लगा बच्चों, यहीं पर आ गया, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ है, कह सकते हो सूत्र बच्चों यहीं पर आ गया, इसका पूरा सूत्र यहीं तक आ गया। लेकिन चूँकि इसको आप क्रमबद्ध इसको बना लो, मेन कॉन्सेप्ट यही था। और इस कॉन्सेप्ट में ये सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। लोग इसी में भ्रम आ जाते हैं, घटाना है कि जोड़ना, क्या करना है, जो वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 2 पाई r प्लस r, और इसके बाद एच बच्चों, यहाँ पर देखिए वर्गांतर लगेगा, 2 पाई आ जाएगा और r प्लस r हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा r माइनस r। अब आप देखिए एक लाइन और कॉमन ले सकते हो प्यारे बच्चों, एक लाइन और कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर थोड़ा स्पेस अगर कम है तो मैं यहाँ पर बढ़ा के लिख देता हूँ, यहाँ पर बढ़ा के लिख देता हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 2 पाई, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ 2 पद हैं, यहाँ से लेकर एक पद यहाँ पर है और एक पद यहाँ पर है प्यारे बच्चों। तो दोनों पदों में देखिए कॉमन क्या है, 2 पाई r प्लस r कॉमन है बच्चों, ये कॉमन हमने ले लिया। और जो बचा उसको अगले ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ h बचेगा, यहाँ h बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों, r माइनस r। ये आ गया इसका क्या, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, एक बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो सूत्र उसका बच्चों 2 पाई, ठीक है, 2 पाई ब्रैकेट में r प्लस r, और फिर अगले ब्रैकेट में h प्लस r माइनस r होता है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको, मुझे लगता है पूर्णतः ही सूत्र समझ में आ गया होगा। ये बातें अगर ध्यान में रखे हैं बच्चों, तो इस पर कोई भी सवाल, जो भी सवाल आएगा, आसानी के साथ आप इस पर लगा लोगे प्यारे बच्चों। कुछ इस पर मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लेता हूँ। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर सूत्र को अच्छी तरह से रटना बच्चों, जितने सूत्र हमने आपको बताए हैं, अगर आपको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चों, तो सबसे पहले एक बार जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है, आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में उतारिए और कैसे हमने बताया है इस चीज़ को अभ्यास करिए प्यारे बच्चों, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लोग बेलन, ठोस बेलन पर जितने भी सूत्र होते हैं, जितने भी सवाल होते हैं, वो आसानी के साथ रट लेते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन एक खोखले बेलन पर जब उसके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ की बात आती है, या उसके आयतन की बात आती है बच्चों,
कहने का मतलब पूरी तरह से खोखले बेलन पर उनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है। आप अच्छा अगर कॉन्सेप्ट करना है खोखले बेलन पर प्यारे बच्चों, तो जिस तरह से हमने सूत्रों का डेरिवेशन किया समझा करके, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक उसको देखिए और इसको अपने कॉपी उतारिए, एकदम 100% पूरी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आइए मैंने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि बिल्कुल बेसिक सवाल है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बेसिक सवाल की बात करता हूँ वो बच्चे ज़रूर अलर्ट हो जाया करें जिन बच्चों ने सीटेट, यूपी टेट या फिर रीट या फिर आपके जो जितने भी शिक्षक पात्रता वाले प्रश्न पे जिन्होंने कंपटीशन के फार्म डाले बच्चों, वो ज़रूर उसको क्वेश्चन को देखें। और बाकी जैसे एनटीपीसी में आपका ग्रुप डी है, इन पर क्वेश्चन या फिर आपका इस तरह के क्वेश्चन जितने भी छोटे मोटे कंपटीशन हैं जो आपको वनडे एग्ज़ाम में आपको लगता है कि इसके मैथ बहुत आसान से आते हैं, उन सबके पर आधारित बेसिक क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको अवॉइड मत करिएगा, जितना भी हो सके ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर आप लगाइए प्यारे बच्चों। मैंने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से आप एक खोखले बेलन के लिए आप सवाल को हल कर सकते हो। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों, एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक पाइप है 125 सेंटीमीटर क्या बच्चों लंबा है, उसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्याएँ दी गई हैं। उसकी आंतरिक त्रिज्याएँ और बाह्य त्रिज्याएँ क्रमशः बच्चों कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्रपृष्ठ तथा आयतन क्या होगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन को मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आज आपको क्वेश्चन पूर्णतः स्क्रीन पर एकदम अच्छे से दिखाई पड़ रहे होंगे, आप उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक दिखाई पड़ रहा होगा और आप लिख भी पा रहे होगे और समझ भी पा रहे होगे। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट के माध्यम से हमको बताया था कि सर आप क्वेश्चन थोड़ा स्लो बोलिए, और थोड़ा स्लो बोलेंगे तो हम लिख लेते हैं, लेकिन बच्चों आप स्क्रीन पे पूर्णतः आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, वक्रपृष्ठ और उसका आयतन पूछ रहा है, तो एक खोखले बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ का सूत्र आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। कैसे निकाला जाता है, चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। कैपिटल आर का मान एकदम क्लियर कर दिया, इसने कहा कि बाहरी त्रिज्या इसकी 4 सेंटीमीटर है बच्चों। एकदम मैंने चित्र को पहले बनाया है, आप ध्यान से देखिए, इसको आप आसानी के साथ बना सकते हो बच्चों। और इसकी आंतरिक त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये इसका मान भी स्मॉल आर का मान बच्चों कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया गया। कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से लगा सकते हो। फिर इसके बाद इसकी ऊंचाई एच की बात भी करा है, इस पाइप की ऊंचाई भी दिया बच्चों, कितना दिया, 125 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्मॉल आर, कैपिटल आर ये सब मान दे दिया और ऊंचाई भी एच का मान भी दे दिया है। अब केवल आपको सूत्र याद होना चाहिए, अगर सूत्र याद है प्यारे बच्चों तो आप इसको लगा लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल के हिसाब से। यहाँ पर जैसे पहले उसने पूछा कि वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो आपको याद होना चाहिए खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है प्यारे बच्चों। खोखले बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, ये भी बोलेगा, समझ जाइएगा कैसे क्या करना है, वही सूत्र है। वक्रपृष्ठ का सूत्र बच्चों क्या होता है, 2 पाई, अब ब्रैकेट में r प्लस 2 पृष्ठ से दोनों त्रिज्याओं को जोड़कर ऊंचाई से गुणा। ठीक है, आसानी से 2 त्रिज्या, एक आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या, क्योंकि 2 पृष्ठ, एक बाहरी पृष्ठ बनता है और एक बाहरी होता है, एक आंतरिक होता है। दोनों को जोड़ना है, दोनों पृष्ठों को बताना, तो इसलिए r प्लस r को जोड़ दिया गया। दोनों में h कॉमन ही है बच्चों। अब मान रख दो 2 गुणे, यहाँ पर पाई का मान बच्चों 22/7 है और r के स्थान पे बच्चों आप लिखोगे, कैपिटल R के स्थान पे 4 सेंटीमीटर है, स्मॉल r के स्थान पे 3 है और ऊंचाई h के स्थान पे बच्चों 125 दिया है, 125 दिया है बच्चों। अब आप इनको हल कर लीजिए, 2 गुणे 22/7 प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हो क्या जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और गुणे बच्चों 125 हो जाएगा। अब इनको आप सरल कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा बच्चों, 44 और गुणे यहाँ पर बच्चों 125 हो जाएगा। चाहे तो आप 125 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ सकते हो कि 125 चौका बच्चों कितना होगा, 500 होगा, क्लियर। आप बताओ 125 चौका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, 500 हासिल बच्चों 50 आएगा, 0 लिख दो पहले। 125 चौका फिर 500 होगा बच्चों, हासिल 50 था, तो अगर आप 500 में 50 जोड़ोगे तो 550 आ जाएगा, क्लियर है। ये आपका आएगा, आशा करूँगा बात समझ में आ रही। ये क्या है, इसका वक्रपृष्ठ इतने वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होंगी। बोलो गुणे में कहीं गलती तो नहीं है, आप गुणा भी कर सकते हो। देखो 125 चौका बच्चों क्या होता है, 125 चौका 500 ही तो होता है, और 500 के 0 ही तो लिखोगे बच्चों, और 125 चौका 500,
फिर आप 50 उसमें हासिल आया था, आप जोड़ोगे 500 में 50 जोड़ोगे तो 5500 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ये इसका राइट आंसर मिलेगा। क्लियर है? आइए इसके दूसरे पार्ट में जो उसने पूछा, क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है। आयतन के लिए आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए कि एक खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। बिल्कुल बच्चों सूत्र पे ही रखना, बिल्कुल बेसिक सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुछ कंपटीशन ऐसे भी हैं जो एकदम बेसिक सवाल को ही क्वेश्चन करता है, केवल सूत्रों पे आधारित ही क्वेश्चन करते हैं, वो भी मेंसुरेशन के नाम पर एकदम सूत्रों पर ही देता है। आप ऐसे सवालों को आसानी के साथ लगा, लेकिन सूत्र बच्चों याद होना चाहिए। और सूत्र रटिए मत, आप सूत्र को समझिए, बड़ा अच्छा एकदम लगेगा। जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो लगे मज़ा आएगा लगाने में, कुल मिलाकर के लगेगा कि कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप चित्रों को नहीं समझे, सूत्र को नहीं समझे प्यारे बच्चों, आप रटते रहोगे, जैसे 10 दिन होगा तुरंत सूत्र भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट रटिए, सूत्र उस पर कैसे आया वो पढ़िए, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। डेरिवेट कोई जरूरी नहीं कि आपको डेरिवेट कर, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। और डेरिवेट का मतलब ही बच्चों यही होता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट बन गया तो उसका सूत्र आप अपने आसानी से, क्योंकि इतने छोटे छोटे सूत्रों को आपने पढ़ा, उसी को मिला करके ही सूत्र बनाए गए, कहीं अलग से नहीं आए बच्चों। ठीक है, चलिए आते हैं खोखले बेलन के आयतन पर। खोखले बेलन का बच्चों आयतन क्या सूत्र होता है? देखो एक तो आ गया, खोखले बेलन का आयतन पूछ रहा है। आपको सूत्र याद है तो डायरेक्ट मान रखना है। क्या है सूत्र बच्चों? पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू एच। बच्चों इसी मान रख दो, उत्तर आ जाएगा। देख लो पाई का मान कितना होता है, या तो चाहे इसको हल कर लो या इसे कर लो। पाई का मान 22/7, आर के स्थान पे 4 का वर्ग हो जाएगा बच्चों, फिर स्मॉल आर के स्थान पर 3 का वर्ग हो जाएगा और ऊंचाई के स्थान पे 125 हो जाएगा। बस बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 बटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब आप देखिए 4 चौके 16 और ये 16 में से 9 घटेगा बच्चों, कितना आ जाएगा? देखो 4 चौके 16 और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 16 माइनस बच्चों 9 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं। क्या करना बच्चों? 22/7 और गुणे यहाँ पर बच्चों देखो 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा? 7 ही तो आएगा, और गुणे बच्चों 125 हो जाएगा। अब आप 7 से 7 कैंसिल कर दोगे। ठीक है, अब 125 दुना कितना हो जाएगा बच्चों? 125 दुना होता है बच्चों आपका 250 होता है। हासिल कितना आ जाएगा? देखो 125 दुना कितना है? 22 में गुणा करना है, तो 125 दुना बच्चों 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, हासिल कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि 250 लिखोगे बच्चों, ये डायरेक्ट गुणा कर लो, 0 रखा, 25 से आ गया हासिल। 125 दुना फिर आपका 250 ही आएगा बच्चों, फिर उसमें 250 में आपको 25 को जो पहले का शेषफल है वो जोड़ना पड़ेगा, जो हासिल बचा था। 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 275 हो जाएगा। कहने का मतलब ये आ जाएगा 2750। अब ये चूँकि आयतन है बच्चों, ये घन सेंटीमीटर में आएगा आपका, घन सेंटीमीटर। ठीक है, आशा करूँगा बात पूर्णतः आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन था, एकदम सूत्र पर आधारित क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। आपका ये पूरी तरह से इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा स्पीड में आप लोगों ने हल किया होगा, क्योंकि मुझे समझाना था, इसलिए मुझे आसानी के साथ बताना था प्यारे बच्चों। इस तरह के सवाल आप ऐसे ही लगाओगे। आते हैं, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, और इसके बाद फिर ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को बताने से पहले फिर से मैं कहूँगा बच्चों, सूत्र को जरूर ध्यान रखिए, और जब सूत्र याद रहेगा तो आसानी के साथ आप सवाल को पढ़ करके लगा लोगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ा अगला क्वेश्चन सूत्रों पर आधारित है। 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर बाह्य और आंतरिक त्रिज्या वाले 200 सेंटीमीटर लंबे पाइप का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब एक ऐसा खोखला बेलन, देखो यहाँ पर खोखला बेलन नहीं बोला है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर खोखला बेलन नहीं बोला। बच्चों खोखला बेलन जब कभी भी बोलेगा तो खोखला बेलन होगा ही होगा। लेकिन एक ये भी जान लीजिएगा, अगर 2 त्रिज्याएं देगा वो, तो सीधा वो खोखला बेलन ही होगा। आपको इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। खोखले बेलन के लिए वो 2 त्रिज्याओं की चर्चा करेगा, या एक त्रिज्या देगा तो मोटाई की चर्चा करेगा। अभी मैं क्वेश्चन लूँगा प्यारे बच्चों, लेकिन अब आप इसमें कोई संदेह मत करिएगा, ये आपका खोखले बेलन पर आधारित ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन में ये 2 त्रिज्याएं दिया है। एक बाहरी त्रिज्या जो कि 8 सेंटीमीटर, बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी 8 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या दे दिया। और आंतरिक त्रिज्या की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर दिया है प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर दिया है। ऊंचाई इसका दिया है 200, ऊंचाई 200 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
बिल्कुल आसानी के साथ लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ आपको याद होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठ इसका क्या होता है। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हमने डेरिवेशन किया भी था, कभी भूल भी जाओ तो भी लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर देखिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है बच्चों। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बिल्कुल आसानी के साथ आप लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। खोखले बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, देखो यहाँ पर याद होगा, अगर वक्र पृष्ठ याद है तो इसी से बनाते चलो बस। वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र है प्यारे बच्चों, देखिए रटना आसान है, 2 पाई कॉमन लिया गया था और ब्रैकेट में क्या आ जाता है आर प्लस आर आ गया था। संपूर्ण पृष्ठ में भी ये सिस्टम आपको करना है। दूसरे आपको ब्रैकेट में क्या बताया गया था, एच था और प्लस आर में से आर को घटाना था। बिल्कुल आसान हो गया, देखो कठिन है क्या, बिल्कुल आसान सा आपका क्वेश्चन मिल गया। ये बच्चों संपूर्ण पृष्ठ है। आप रटना चाहोगे तो रट सकते हो, क्योंकि सब में देखिए जहाँ पर भी है आर प्लस आर पहले आया है, पहले ब्रैकेट में 2 पाई कॉमन आर प्लस आर, वक्र पृष्ठ में ये था। अब यहाँ पे यच था, इतना अगर रहेगा तो ये संपूर्ण वक्र पृष्ठ हो जाता है। एक अतिरिक्त चीज़ जो जुड़ रहा है आर माइनस आर, इसको आप रट सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन के, इसमें मान रखते हैं, मान जो दिया गया रख देते हैं। 2 पाई 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। आर प्लस आर, आर के स्थान बच्चों 8 हो जाएगा, इसके स्थान पर 6 हो जाएगा। ठीक है, और एच के स्थान पे 200 हो जाएगा, और इस कैपिटल आर के स्थान पे 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर रख देता हूँ 2 गुणे बच्चों कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर 8 प्लस ये 6 14 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 देखो 8 में से 6 घटेगा 2 आएगा, ये 202 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर चाहे इनका गुणा कर लो, इनका गुणा कर लो, आसानी के साथ गुणा हो जाएगा। देखो 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणे बच्चों 202 हो गया। क्लियर, 88 गुणे 202 हो गया। अब इनका गुणा करना भी आप आसानी के साथ गुणा कर सकते हो, अलग से भी गुणा कर लो बच्चों। ये 202 लिख दो, 88 लिख दो, गुणा करना है 8 दूनी 16 के 6, फिर यहाँ पर 0 8 0 0 1 हासिल होगा, 1 ही हो जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। फिर यही लिख दो आप, 6 लिख दो, 1 लिख दो, 6 लिख दो, 1 लिख दो बच्चों, कितना आ जाएगा 6 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, 7 आ गया, और ये 1 हो गया। अब यहाँ पर आपका आ गया 17,776। इतना क्या आ गया बच्चों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ है इतना वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये बिल्कुल आसानी से सवाल को बच्चों देखिए लगाया गया है, केवल सूत्र को याद रखना है। सूत्र पर अब बच्चों बता दूं मैं, आपका जो जितने भी कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूँ बच्चों, जहाँ ऊपर मैंने लिखा है वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ही छोड़ करके बाकी सब में बिल्कुल सूत्रों पे आधारित क्वेश्चन देता है। कभी कभी केवल सवाल को घुमा देता है, मोटाई दे देता है, एक त्रिज्या देता है, तो वहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत होती है लोगों को। लेकिन वो अगर चित्रों को समझे हैं, सूत्रों को समझे हैं, तो उनको उन सब चीज़ों में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे बच्चों, आपको ये बातें क्लियर हो गई, ये बातें समझ में तो आ गई होगी। आते हैं फिर इसके अगले क्वेश्चन पर बच्चों, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है और उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो इस बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन बोला बच्चों, कुल मिलाकर के खोखला बेलन, क्योंकि मोटाई दे दी गई और इसकी एक बाहरी व्यास यानी उसकी एक बाहरी त्रिज्या दे दी गई। ठीक है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। देख रहे बच्चों, इसकी मोटाई, इसकी ऊंचाई दी गई है, लंबाई या ऊंचाई कह सकते हो 21 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, अब इसका आप एक थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका बाहरी व्यास दिया है बच्चों, ये बाहरी व्यास दिया, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। अगर बाहरी व्यास प्यारे बच्चों इसका 8 सेंटीमीटर है तो इसकी बाहरी त्रिज्या निकालोगे तो बाहरी त्रिज्या बच्चों इसकी जो हो जाएगी यहाँ पर कितना हो जाएगी, आधा हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। 8/2 अर्थात 4 हो जाएगा, 8/2 कर दो यहाँ पर बराबर 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों क्या आया, बाहरी त्रिज्या आ गई। ठीक है, क्योंकि बाहरी व्यास दिया था। अब एक बात बहुत इंटरेस्टेड है जो बच्चों यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अब इसकी मोटाई दी गई है। देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी मोटाई दी गई है, ये मोटाई दी गई है। अब ये बताओ, इसको एक अलग चित्र से समझिए कि अगर इस तरह से बाहरी त्रिज्या मैं कहता हूँ 8, यहाँ से यहाँ तक का 4 है और इसकी मोटाई बच्चों 1 सेंटीमीटर है। अगर मैं आंतरिक त्रिज्या आपसे पूछूँ तो आप कैसे आएगा। अगर ये मोटाई इसकी 1 सेंटीमीटर है और बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो अगर आंतरिक त्रिज्या आपसे ये त्रिज्या पूछी, स्मॉल r त्रिज्या पूछी जा रही है, तो क्या करोगे बच्चों, आप सीधा यही करोगे कि बाहरी त्रिज्या में से मोटाई को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, आंतरिक त्रिज्या ही तो आ जाएगी। हमने सूत्र भी लिखा था,
आप यहाँ ऐसे भी समझ लो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब, अगर स्मॉल आर का मान निकालना है प्यारे बच्चों, तो स्मॉल आर का मान निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि 4 में से 1 को घटा, इसकी मोटाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जब घटाओगे तो ये 3 सेंटीमीटर जो आएगा प्यारे बच्चों, ये इसकी क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, ये देखो आपको क्या क्या मिल गया बच्चों, आपको बाहरी त्रिज्या भी मिल गया बाहरी व्यास से, और फिर आंतरिक त्रिज्या मिल गया। आपने क्या किया, बाहरी व्यास में से मोटाई को घटा दिया। अब बच्चों इसके आयतन के लिए पूछ रहा है, तो आयतन के लिए ऊंचाई भी चाहिए, ऊंचाई भी दिया गया है। अब आपको इसको फार्मूले पे रख देना है, कुछ नहीं करना, आसानी के साथ सवाल को हल कर लोगे प्यारे बच्चों। देखिए आइए इसके सूत्र पर चलते हैं कि आपको मालूम है कि एक खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। एक खोखले बेलन का जो आयतन होता है, क्योंकि खोखले बेलन आयतन की ही बात कर रहा है, तो बच्चों यहाँ पर पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर गुणे एच। क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर केवल मान ही रख देना। देखिए पाई के स्थान पे 22/7 रख देना है। आपको यहाँ पर आर, यानी आर ये 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस ये 3 का वर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऊंचाई कितनी दी गई है, 21 दी गई है। क्लियर। अब आप देखिए 22 यहाँ पर 7 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 और 3 त्रिक 9 हो जाएगा। आप जब इसको घटा दोगे प्यारे बच्चों, आप देखिए 21, अब 16 में से 9 घटाओगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घटाओगे 7 ही आएगा। और यहाँ पर बच्चों 21 यह दिया गया, तो ऊंचाई तो दी गई थी, 7 से यहाँ पर 7 कैंसिल हो गया। अब 21 को आप यहाँ पर गुणा कर लो 22 में, तो 22 गुणे 21 अगर करना चाहो, चाहे 21 गुणे 22 जैसे भी करना चाहो बच्चों कर सकते हो। 22 के 22 कर लो, 22 के 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और 22 दूना 44, हासिल वहाँ पर 2 आया ही था। 44 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 46 हो जाएगा, यानी आपका ये हो जाएगा 462 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। देखो 22 के 22 के हासिल 2, यहाँ पर 2 रखोगे हासिल भी 2 आएगा, और 22 दूना 44 बच्चों, और यहाँ पर 2 हासिल भी था, 46 आ गया। ठीक है, ये आपका 462 आ गया। ये आयतन है, क्योंकि आयतन है तो आयतन घन इकाई में लिखा जाता है, इतना घन सेंटीमीटर। बिल्कुल एकदम आसानी के साथ सवाल को सॉल्व कर लिया, बस देख लीजिए। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन आएंगे, इससे टफ नहीं आना है। इससे टफ यदि आते हैं बच्चों, ये मान के चलो कहीं ना कहीं आपके जो कंपटीशन, जिन कंपटीशनों की आप तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, ये इससे रिलेटेड होंगे। बेसिक बिल्कुल ऐसे ही होता है, और इस पर आपको जो भी सवाल मिलेंगे खोखले बेलन पर बिल्कुल सूत्रों पर आधारित होंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को इधर उधर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, इसके सूत्र को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। आप देखिए आसानी के साथ, अब यहाँ पर डिटेल में लगाया जा रहा है बच्चों, समझाने के लिए केवल। आप इसको आसानी के साथ लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में भी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं करना है। आसानी के साथ यहाँ पर भी वर्गांतर के एक बार जोड़ना था, एक बार घटाना था, आप कर सकते हो और भी तेज़ी के साथ। बस ध्यान रहे, सूत्र याद रहे प्यारे बच्चों। अब आपका ये खोखला बेलन भी हो गया, ठोस बेलन भी हो गया, हमने इन पर एक एक दो क्वेश्चन भी ले लिए। कल बच्चों खोखले बेलन और ठोस बेलन पर आधारित जो आपके बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा से जुड़े ही क्वेश्चन होंगे प्यारे बच्चों। कल का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें आपका खोखले बेलन का पूरे सूत्र का डेरिवेशन और उस पर सवाल बताए गए प्यारे बच्चों। इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और आप प्रयास यही करिए कि हमारा चैनल दूर दूर तक भेजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों, कमेंट ज़रूर करिए। आपके जो क्वेश्चन छूट रहे हों उनको कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए। आप थोड़ा सा भी मेहनत अगर आप लोगों ने कर दिया तो आपको लाइव क्लासेस जल्दी ही मिलनी शुरू हो जाएंगी प्यारे बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही, कल मिलते।